श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के जो पुराने एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। कालिदास की रचना कुमार संभव में हिमालय को क्या कहा गया है? औषधि प्रस्थ। कालिदास की रचना कुमार संभव में हिमालय को क्या कहा गया है? औषधि प्रस्थ। क्या कालिदास की रचना कुमार संभव में औषधि प्रस्थ किसको कहा गया है? हिमालय को। और कालिदास की ही रचना है रघुवंश। रघुवंश में हिमालय को क्या कहा गया है? गौरी गुरु। रघुवंश में गौरी गुरु। और कालिदास की ही रचना है मेघदूत। मेघदूत में हिमालय को कहा गया है अलकापुरी। तो कुमार संभव में औषधि प्रस्थ, रघुवंश में गौरी गुरु और मेघदूत में अलकापुरी कहा गया है। कालिदास इनको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? चमोली में। बद्रीनाथ धाम चमोली में है, जो उत्तराखंड के या भारत के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड के भी 4 धामों में से एक है। भारत के 4 धाम अलग हैं और उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम नर नारायण पर्वतों के बीच में। बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के बीच में है? नर नारायण पर्वतों के बीच। बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर कौन सा है? राजबद्री। राजबद्री बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलते हैं? अप्रैल में। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं अप्रैल में। और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं कब? नवंबर में। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ क्या मनाया जाता है? कढ़ाई उत्सव। कढ़ाई उत्सव कब मनाते हैं? जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं नवंबर में। बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा यानी कि जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल में नवंबर में, तो उसके बाद जो उनकी पूजा होती है शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर, जो कि जोशीमठ में है। और जो ये नरसिंह मंदिर है ये बसंत देव ने बनाया था। नरसिंह मंदिर बसंत देव ने बनाया था। और बद्रीनाथ मंदिर है जो ये 3 भागों में बटा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। तो ये था बद्रीनाथ धाम के बारे में। कहाँ है? चमोली में, नर नारायण पर्वतों के बीच। मुख्य मंदिर राजबद्री। कपाट खुलते हैं अप्रैल में, बंद होते हैं नवंबर में। कढ़ाई उत्सव मनाते हैं और शीतकालीन पूजा होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। नरसिंह मंदिर किसने बनाया? बसंत देव ने। और मुख्य मंदिर 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार, मंडल, गर्भगृह। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं जहाँ, मतलब ट्रांस हिमालय को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने का मतलब क्या है? देखिए, ये हिमालय के मान लिया ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ऐसे करके आता है। तो और जो शिवालिक है सबसे नीचे का, यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह से ऊपर को जाते जाते वर्षा कम हो जाती है, क्योंकि ये एकदम ऊंचाई पर है। तो एकदम ऊंचाई पर वर्षा ना होगी, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो इसलिए उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं ट्रांस हिमालय को, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। और जो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको जैक्सर श्रेणी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जैक्सर श्रेणी, ट्रांस हिमालय या टिबियान क्षेत्र। ठीक है, चलिए सॉरी, अब देखेंगे कुछ सूर्य मंदिरों के बारे में। सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी में। मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में। मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में। खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। अब फिर से देखते हैं, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल, देवप्रयाग टिहरी में। मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में। मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में। खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। चंपावत में और सूर्य मंदिर है, एक है रमक का सूर्य मंदिर, रमक का सूर्य मंदिर, और एक सुई का सूर्य मंदिर। ये भी कहाँ है? चंपावत में। तो खेती खान, रमक और सुई कहाँ है? चंपावत में। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो पलेठी का हिंडोला खाल। मड़, मड़ यानी कि गढ़, मड़ वाला गढ़। मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। मंजियाली का सूर्य उत्तरकाशी में। देखिए, मंजिल कब आएगी? उत्तर। देखिए, तो मंजियाली का उत्तरकाशी में। और कुलसारी, कुलसारी मोली, मोली क्या होती है? हाथ में बांधते हैं जिसको।
कुल यानी कि सबको, पूरा परिवार का कुल। कुल को बांधनी है क्या, मोली, तो कुल सारी का सूर्य मंदिर क्या कहाँ है, चमोली में। खेती खान, रमक और सुई कहाँ, चंपावत में। कटारमल, अल्मोड़ा हो गया। चलिए अब देखते हैं सभासार। सभासार एक रचना है, ये लिखी थी सुदर्शन शाह ने। ये थे एक पवार राजा। पवार राजा सुदर्शन शाह ने क्या लिखी थी, सभासार। इसके 7 खंड है और इन्होंने सूरत कवि नाम से लिखा, सूरत कवि नाम से इसकी रचना की। और ये लिखी गई थी 1828 में। और कौन सी भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। सभासार के कितने खंड, 7 खंड। सुदर्शन शाह ने सूरत कवि के नाम से लिखी है, 1828 में छपी, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं बगड़वाल नृत्य। बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है, नीति घाटी चमोली में किया जाता है। बगड़वाल नृत्य नीति घाटी चमोली में किया जाता है। बगड़वाल नृत्य नीति घाटी चमोली में। और कोसी नदी घाटी को क्या कहते हैं, धान का कटोरा। कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं। कोसी नदी घाटी को क्या कहते हैं, धान का कटोरा। कहाँ है ये, अल्मोड़ा में, सोमेश्वर में, अल्मोड़ा के। और नेलांग घाटी, नेलांग घाटी को क्या कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी को क्या कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख। ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। हरकी-दून घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में। हरकी-दून घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में। चिनाब घाटी, उर्गम घाटी, ये कहाँ है, चमोली में। चिनाब घाटी, उर्गम घाटी, नीति घाटी। चिनाब घाटी, उर्गम घाटी, नीति घाटी, ये कहाँ है, चमोली में। हैवल घाटी कहाँ है, टिहरी में। हैवल घाटी कहाँ है, टिहरी में। चलिए मालपा भूस्खलन। मालपा भूस्खलन कब आया था, 17-18 अगस्त 1998 को। 17-18 अगस्त 1998 को आया था मालपा भूस्खलन। इसमें प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ है, ये मालपा क्षेत्र पिथौरागढ़ में है। प्रोतिमा वेदी एक नृत्यांगना होती है और बाद में ये वो साधु बन जाती हैं। बाद में ये संन्यास ले लेती हैं, प्रोतिमा वेदी। तो उनकी मृत्यु होती है मालपा भूस्खलन में। और इसके बचाव हेतु चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। ऑपरेशन ब्लू एंजल किस लिए चलाया गया, मालपा भूस्खलन के राहत कार्यों हेतु। चलिए रौत्युड़ा। रौत्युड़ा क्या है, रौत्युड़ा है राजी जाति का निवास स्थल। राजी जाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं, रौत्युड़ा कहते हैं। राजी जनजाति उत्तराखंड की जनजातियों में से आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त जनजाति है। राजी जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं, मुंडा। राजी जाति के त्यौहार कौन से हैं, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, गोरा अट्ठावली। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और गोरा अट्ठावली। राजी जनजाति कास्तकला में निपुण होती है। राजी जनजाति कास्तकला में निपुण होती है। और राजी जनजाति के यहाँ विवाह से पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं, शादी से पहले यहाँ सांग जांघिया और पिठिया संस्कार होते हैं। सांग जांघिया और पिठिया संस्कार होते हैं। और राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बागनाथ। बागनाथ देवता राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। सप्ताह के दिनों का अलग अलग स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है, राजी जनजाति। राजी जनजाति में सप्ताह के दिनों का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख। चंपावत के बालेश्वर मंदिर। अच्छा पहले ही क्वेश्चन याद कीजिए, बालेश्वर मंदिर कहाँ है, चंपावत। यहाँ से एक अभिलेख मिला है, किसका मिला है, कराचल्ल देव का। कराचल्ल देव का अभिलेख मिला है। कब का था, 1223 का। 1223 का कराचल्ल देव का अभिलेख कहाँ से मिला, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। और इसमें क्या लिखा है, इस अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे गए हैं। 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे गए हैं। और जो ये बालेश्वर मंदिर है, इसको राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब घोषित किया गया, 1952 में। बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित कब किया गया, 1952 में। जो बालेश्वर मंदिर है ये सप्तेश्वर मंदिरों का हिस्सा है। सप्तेश्वर अल्मोड़ा, ये चंपावत में सप्तेश्वर मंदिर समूह है, इनका हिस्सा है बालेश्वर मंदिर। और जो ये बालेश्वर मंदिर है, इनमें से सबसे पुराना और दिलवाड़ा जैन शैली में बना गया है। दिलवाड़ा जैन शैली में बना गया है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी यही है, बालेश्वर मंदिर। चलिए सेब प्रजाति बिल्सन किसने विकसित की थी, सेब की प्रजाति है एक बिल्सन, ये किसने विकसित की थी, फ्रेडरिक विल्सन ने। सेब की बिल्सन प्रजाति किसने विकसित की, फ्रेडरिक विल्सन ने। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड पर पहला गोरखा आक्रमण कब हुआ। उत्तराखंड पर पहला गोरखा आक्रमण कब हुआ,
देखिए कुमाऊं में अलग हुआ और गढ़वाल में अलग हुआ। गोरखों ने पहले कुमाऊं पर आक्रमण किया। कब किया? 1790 में। 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और जिसमें गोरखे जीत गए। तो वहाँ पे हवालबाग का युद्ध होता है जो कि अल्मोड़ा में है। हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद्र शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर दिया। और जब इन्होंने कुमाऊं पर हमला किया था तो यहाँ पर नेपाल में राजा कौन था? रणबहादुर शाह। और फिर गोरखे उसके बाद गढ़वाल में आक्रमण करते हैं 1791 में। 1791 में आक्रमण करते हैं, लेकिन इस आक्रमण में गोरखे हार जाते हैं और लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर लंगूरगढ़ की संधि होती है। फिर उसके बाद गोरखे नहीं हारते हैं और 1803 में जब गढ़वाल में ये भूकंप वगैरह, त्रासदी वगैरह आई रहती है तो गोरखे फिर से आक्रमण कर देते हैं। तो इस वाले युद्ध में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। खुड़बुड़ा नामक जगह कहाँ है? देहरादून में। देहरादून में खुड़बुड़ा है, वहाँ पर युद्ध होता है 1804 में। 1804 में युद्ध होता है, दोबारा 1804 में आक्रमण करते हैं। तो उस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। कब होते हैं? डेट सहित 14 मई 1804। 14 मई 1804 को वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जब गोरखे गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण करते हैं तब तब नेपाल में राजा कौन होता है? विक्रम शाह। गोरखों के द्वितीय आक्रमण के समय यानी कि 1804 में ये नेपाल का राजा कौन था? विक्रम शाह। और जब 1790 में कुमाऊं में आक्रमण हुआ था तब कौन था? रणबहादुर शाह। तो ये था गोरखों के बारे में। फिर गोरखों का राज्य हो जाता है जो कि 1815 तक चलता है। फिर 1815 से ईस्ट इंडिया कंपनी इनको गोरखों को हरा के ब्रिटिश कमिश्नरी के अधीन कर लेती है कुमाऊं और गढ़वाल को, और टिहरी वाला हिस्सा सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है। बाकी में अंग्रेजों का शासन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अमोघभूति की कैसी मुद्राएं मिली है? ताम्र और रजत मुद्राएं। और बाकी के जो कुनिंद राजा थे उनकी सिर्फ ताम्र मुद्राएं मिली हैं, लेकिन अमोघभूति की ताम्र और रजत मुद्राएं मिली हैं। और इनकी जो अभिलेख थे वो कौन सी लिपि में लिखे गई हैं? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। और जो बाकी कुनिंद थे उनके केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन जो अमोघभूति है इनकी ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में लिखे गए हैं और ताम्र और रजत दोनों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब निर्धारित किए गए? तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब निर्धारित किए गए? 1897 में। 1897 में नियम निर्धारित हो गए थे, लेकिन लागू कब हुए? 1906-7 में। 1906-7 में तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम लागू हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल और कुमाऊं में हाथ से बने कागज का प्रयोग करने का वर्णन किसने किया है? वाल्टन ने। गढ़वाल व कुमाऊं में हाथ से बने कागज का प्रयोग करने का वर्णन किसने किया है? वाल्टन ने। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? भारत में जीएसटी कब पारित हुआ? 2017 में। 2017 में। और उत्तराखंड ने कौन से नंबर वाला राज्य है? 5वां राज्य है जीएसटी पारित करने में। और वेट है। वेट कब आया था? 2005 में आया था। VAT वेट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 2005 में आया था। वेट लागू करने वाला उत्तराखंड था 22वां राज्य। और जो जीएसटी है, जीएसटी का आधार वर्ष क्या है? 2022-23। जीएसटी के लिए आधार वर्ष क्या है? अब 2022-23 अपडेट हो गया है, पहले पीछे था। कुमाऊं की चित्रकला बुक किसने लिखी है? यशोधर मटपाल। कुमाऊं की चित्रकला बुक यशोधर मटपाल। भेलछड़ा, भुरमुनी, बिरथी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मुंशियारी जलप्रपात भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और वसुंधरा जलप्रपात ये कहाँ है? माणा के समीप चमोली में। माणा के समीप चमोली में। माणा, वसुंधरा माणा। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? माणा के समीप चमोली में। हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? हारुल नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित है और इसमें रमतुला वाद्य यंत्र होता है जो बजाना जरूरी होता है। और हारुल नृत्य कहाँ का नृत्य है? जौनसार क्षेत्र का। चलिए
देखते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति उत्तराखंड की जनजाति प्राप्त जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी, ये 5 में से सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनकी है? थारू की। और थारू में परिवार को क्या कहते हैं? जो इनका परिवार होता है इसको स्थानीय भाषा में संघ या संघ कहते हैं, संघ या संघ कहते हैं। थारू किरात वंश के हैं। थारू अपने आप को नहीं, थारू किरात वंश के हैं, लेकिन ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का, लेकिन है किस वंश के? किरात वंश के हैं। और लहचारी नृत्य किसमें है प्रचलित? लहचारी नृत्य थारू में प्रचलित है। थारू लोग तलाक देने को क्या कहते हैं? उरारी। और थारू में विधवा विवाह प्रचलित है, जिसको क्या कहते हैं? लडभरुआ भोज। लडभरुआ भोज, विधवा विवाह भी प्रचलित है थारू में, इसको कहते हैं लडभरुआ भोज। और थारू में सगाई को क्या कहते हैं? जब इनकी सगाई होती है तो इसको अपना पराया कहते हैं, अपना पराया कहते हैं। और जब इनके विवाह शादी फिक्स हो जाती है तो उसको कहते हैं बात नहीं, शादी फिक्स नहीं, शादी के लिए जब डेट फिक्स हो जाती है उसको कहते हैं बात कट्टी। और इनके यहाँ ऐसा होता है, जब विवाह के बाद लड़की मायके जाती है, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर आती है ससुराल वापस, फिर उसके बाद 2-3 महीने तक वो मायके में रहती है विवाह के बाद, तो उसको गौना चाला बोलते हैं जब वो दोबारा वापस लौटती है। चलिए, ये था थारू की जानकारी। और लहचारी नृत्य भी थारू में होता है, खिचड़ी नृत्य भी थारू लोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड क्या कहलाता था प्राचीन काल में? शीरा यानी कि डीडी हाट वाला क्षेत्र, वो क्या कहलाता था? शीरा राज्य कहते थे इसको। प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे? प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे थे 1717 में, और 1772 तक राज्य किया इन्होंने। प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे 1717 में और 1772 तक राज्य किया। लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तब ये बच्चे होते हैं, तो इनकी माता रानी कनक देई के संरक्षण में इनको राजा बनाया गया। फिर उसके बाद जब ये वयस्क हो जाते हैं तो फिर ये सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। तो प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कनक देई। और रानी कनक देई का जो कार्यकाल था उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल। रानी कनक देई का जो कार्यकाल था उसको बोलते हैं ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल। आइए, जौनसार क्षेत्र कितने शयाना क्षेत्रों का एक शयाना होता है? जौनसार क्षेत्र में कितने शयाना क्षेत्रों का एक शयाना होता है? 4 शयाना क्षेत्रों का एक शयाना होता है। ठीक है, चलिए। सौभाग्य योजना उत्तराखंड में स्टार्ट की गई 9 मार्च 2018, यानी कि 9/3/2018 को सौभाग्य योजना शुरू की गई। सौभाग्य योजना कब शुरू की गई उत्तराखंड में? 9 मार्च 2018। 9/2/18 ऐसे करके याद कीजिए। 9 मार्च 9/3/2018। चलिए, अब कुछ रचनाएं हैं, इनको देखते हैं। भूमियाल क्या है? एक गढ़वाली रचना है। भूमियाल क्या है? गढ़वाली रचना है। किसने की थी रचना इसकी? अबोध बंधु बहुगुणा ने। अबोध बंधु बहुगुणा ने भूमियाल नामक एक रचना की। और भूमियाल देवता किसके देवता हैं? भोटिया जनजाति के देवता हैं। भूमियाल देवता किसके हैं? भोटिया जनजाति के देवता हैं। और भूमिया देवता किसके हैं? थारू जाति के देवता हैं। भूमिया देवता किसके हैं? थारू के। भूमियाल देवता किसके हैं? भोटिया जनजाति के। और भूमियाल रचना गढ़वाली है, अबोध बंधु बहुगुणा ने की। अल्मोड़ा में होम रूल लीग कब स्थापित हुई? 1914 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग कब स्थापित हुई? 1914 में। और वैसे होम रूल लीग कब स्थापित हुई थी? एक तो हुई थी अप्रैल 1916 में तिलक वाली, और एनी बेसेंट वाली हुई थी सितंबर 1916 में। लेकिन अल्मोड़ा की 1914 दे रखा है किताबों में, पर ये तिथि थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगती है। चलिए, अब पढ़ते हम कुमाऊं परिषद के बारे में। कुमाऊं परिषद का गठन होता है 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में, मझेड़ा नामक जगह में नैनीताल में होता है। कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ होता है? नैनीताल में गठन होता है 30 सितंबर 1916 को। और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब होता है? 1916 में गठन हुआ, और पहला अधिवेशन होता है 1917 में। कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। नैनीताल में गठन हुआ और पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में। अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी। कहाँ होता है? अल्मोड़ा में।
और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1918 में, ठीक इसके अगले साल 24-25 दिसंबर 1918 को होता है हल्द्वानी में। नैनीताल में गठन हुआ, मजेड़ा नैनीताल में गठन हुआ 1916, 30 सितंबर 1916 में। जयदत्त जोशी अध्यक्ष बने पहले अधिवेशन की, ये हुआ था अल्मोड़ा में 1917 में। दूसरा अधिवेशन होता है हल्द्वानी में, इसके अध्यक्ष बनते हैं तारादत्त गैरोला। और कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में और इसके अध्यक्ष बनते हैं बद्रीदत्त जोशी। राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी इनको। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? बद्रीदत्त जोशी, ये राय बहादुर कहते हैं इनको। और ये अधिवेशन होता है कोटद्वार में। कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। और कोटद्वार यानी कि गढ़वाल में एकमात्र यही अधिवेशन है कुमाऊं परिषद का, बाकी सारे अधिवेशन कुमाऊं में होते हैं। और एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ, कौन सा अधिवेशन? तीसरा अधिवेशन। कब हुआ था? 1919 में। और अध्यक्षता किसने की थी? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। और सबसे ज़्यादा भीड़ कब हुई थी? सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी इसी तीसरे अधिवेशन में किया था जो कोटद्वार में हुआ था। और इसी तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता और गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता और गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी किसको जाना जाता है? तीसरा कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। और तीसरे अधिवेशन में जंगलात व कुली बेगार के प्रस्ताव भी पास किए गए। जंगलात व कुली बेगार के प्रस्ताव भी पेश किए गए। जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रेम वल्लभ पांडे ने। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रेम वल्लभ पांडे ने। और कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था? मथुरादत्त नैथानी ने। कुली बेगार वाला मथुरादत्त नैथानी और जंगलात वाला प्रेम वल्लभ पांडे। चलिए अब नेक्स्ट वाला। अब चौथा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का। अभी तक लगातार हो रहे थे, फिर ये वाला भी कब होगा? 1920 में। चौथा अधिवेशन 1920 में। जब ये 1920 में होता है तब यहाँ अध्यक्ष कौन होते हैं? हरगोविंद पंत इनके अध्यक्ष हो जाते हैं। और जो हरगोविंद पंत हैं ये अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को। ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे बाल गंगाधर तिलक को। और हरगोविंद पंत थे उग्र राष्ट्रवादी। अभी तक जो ऊपर वाले नेता थे वो सारे क्या थे? नरम दल के थे, लेकिन ये उग्र राष्ट्रवादी थे और गर्म विचारधारा के थे। तो इसके बाद जो नेतृत्व होता है वो गर्म दल के हाथों में चला जाता है। चौथा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन के बाद जो कुमाऊं परिषद का नेतृत्व होता है गर्म दल के हाथों में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हरगोविंद पंत अध्यक्षता करते हैं। और ये होता कहाँ पर है? काशीपुर में होता है चौथा अधिवेशन। ठीक है, चौथा अधिवेशन 1920 में हरगोविंद पंत काशीपुर में होता है। तीसरा कहाँ हुआ था? 1919 में कोटद्वार में हुआ था बद्रीदत्त जोशी। और दूसरा था 1918 में तारादत्त गरोला हल्द्वानी में। पहला हुआ था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में। चलिए अब पांचवा अधिवेशन 3 साल बाद होता है, यानी कि 1920 में हुआ था चौथा, 1923 में होता है सितंबर 1923 में पांचवा अधिवेशन। ये कहाँ होता है? टनकपुर यानी कि चंपावत में होता है पांचवा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता करते हैं। और फिर छठा अधिवेशन होता है, छठा या इसको बोलेंगे अंतिम अधिवेशन किसका? कुमाऊं परिषद का। ये भी होता है सितंबर 1926 में। 3 साल बाद होता है सितंबर 1926 में। और ये होता कहाँ है? गानियादोली नामक जगह है एक रानीखेत में, वहाँ पर होता है। ताड़ीखेत से थोड़ा आगे वहाँ पर है। तो वहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकंदीलाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो ये था कुमाऊं परिषद के बारे में। चलिए चंद्रकाल में नगद कर शिरती को कहते थे। शिरती नामक कर क्या था? चंद्रकालीन नगद कर था। शिरती नामक कर चंद्रकालीन नगद कर था। चंद राजाओं ने 36 रकम और 32 कलम चलाए। 36 रकम और 32 कलम किसने चलाए? चंद राजाओं ने, जिनको हटाया किसने? गोरखाओं ने हटाया। चंद राजाओं के समय पे नदी पुलों पर कौन सा कर लगता था? जूलिया या सांगा कर किसके लिए था? नदी पुलों के लिए।
कूद कर था नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। कूद कर था नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। कटकू कर होता था सेना के लिए। कटकू कर होता था सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल दर्शन नामक बुक किसने लिखी? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। गढ़वाल दर्शन नामक बुक किसने लिखी थी? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने। गढ़वाल दर्शन बुक किसने लिखी? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी कर क्या था? आयात निर्यात कर था। टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी कर क्या था? आयात निर्यात कर था। पौड़ी टूटी कर था आयात निर्यात कर। गढ़वाल दर्शन बुक किसने लिखी थी? शिवानंद नौटियाल। झुमड़ा लहचारी नृत्य किसका है? थारुओं का। थारुओं का नृत्य गीत है झुमड़ा। झुमड़ा क्या है? थारुओं का नृत्य गीत। और लहचारी क्या है? थारुओं का नृत्य है। लहचारी नृत्य है, झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी किताब किसने लिखी? L.L. वर्मा ने। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी वो किसने लिखी? L.L. वर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया? 1967 में। भोटिया को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया? 1967 में। एक लोकर समिति बनी थी। लोकर समिति बनी थी 1965 में, जिसमें पांच जातियों को जनजाति घोषित किया गया, जिसके तहत 5 जातियों को जनजाति घोषित किया गया 1967 में। उन 5 जनजातियों में थी थारू, राजी, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी। 5 जातियाँ थी थारू, राजी, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी। इनको क्या किया गया? अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। और इनमें से भी 2 जनजातियाँ थी राजी और बोक्सा। राजी और बोक्सा, इनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। इनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। राजी को कब दिया गया आदिम जनजाति का दर्जा? 1975 में। बोक्सा को कब दिया गया आदिम जनजाति का दर्जा? 1981 में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नैनीताल हाईकोर्ट भवन को बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया। नैनीताल में जो हाईकोर्ट भवन है उसको बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया, जिसको राजभवन भी कहते हैं। ठीक है, ये कब बना? 1897 में बनना शुरू किया। 1897 में बनना शुरू किया और 1900 में बन के तैयार हुआ नैनीताल हाईकोर्ट। बनवाया किसने? संटोनी मैकडोनाल्ड ने। संटोनी मैकडोनाल्ड ने। और जो इसका डिजाइन था वो किसने बनाया? स्टीवेंसन ने। स्टीवेंसन ने डिजाइन बनाया और बनवाया किसने? सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। 1897 में बनना शुरू हुआ, 1900 में बन के तैयार हुआ और बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, वन पंचायतों की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया? 1931 में। वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया? 1931 में। या हम बोलेंगे वन पंचायतों का गठन कब किया गया? ये भी किया गया 1931 में। ठीक है, वन पंचायतों का गठन 1931 में। चलिए नेक्स्ट, एक बुक है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ये किसकी रचना है? उमा दत्त शर्मा सतीश। उमा दत्त शर्मा सतीश की रचना है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुइनसांग। हुइनसांग कौन था? हुइनसांग था चीनी यात्री। चीनी यात्री, इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो है सी यू की नाम से। हुइनसांग का यात्रा वृत्तांत है सी यू की नाम से। ये चीन से भारत आया था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत सी यू की में इस उत्तराखंड के भी बहुत सारी जगहों की यात्रा की। और जो ये गोविशाण जो आधुनिक काशीपुर है उसको तब गोविशाण कहते थे। गोविशाण कब आया? 636 ईस्वी में ये गोविशाण आता है। हुइनसांग 636 ईस्वी में ये गोविशाण आता है। और हुइनसांग ने सबसे पहले गोविशाण के बारे में जानकारी दी थी, यानी कि उससे पहले काशीपुर के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी। सबसे पहले किसने जानकारी दी? ये हुइनसांग ने। और गोविशाण का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने। कनिंघम ने सबसे पहले सर्वेक्षण किया और लेकिन जानकारी दी थी हुइनसांग ने। चलिए, और बिशप हेबर ये भी इतिहासकार है। ये काशीपुर कब आया? 1824 में। बिशप हेबर कब आया? 1824 में। चलिए, कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कीर्ति ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी में। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। कीर्ति उत्तर। मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में।
कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? जब खलंगा देहरादून में अंग्रेजों और गोरखा के बीच में युद्ध हुआ था, तब ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? देहरादून में किसने किया? मेजर जनरल जिलेस्पी ने नेतृत्व किया, जो यहाँ पर मारा गया। जिलेस्पी को यहाँ पर मार देते हैं। और ये जो खलंगा देहरादून जो ये युद्ध है, इसको नाला पानी युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो खलंगा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? गोरखपुर का बुटवल प्रांत गोरखे छीन देते हैं। उसमें बहुत सारे गांव होते हैं, सैकड़ों गांव गोरखे अपने अधीन कर लेते हैं। तो इस कारण अंग्रेज गोरखों से युद्ध करते हैं और इसमें 4 सेनाएं बनाई जाती हैं, चारों के अलग अलग नेतृत्व करता है। और जब आंग्ल गोरखा युद्ध होता है, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसको लॉर्ड मोइरा भी कहते हैं। और खलंगा देहरादून में जब युद्ध होता है, तब वहाँ का नेतृत्व तो जनरल जिलेस्पी ने किया अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र थापा ने किया था गोरखा सेना का नेतृत्व। चलिए, जेलंग पर्वत शिखर कहाँ है? जेलंग पर्वत शिखर है उत्तरकाशी में। अभी कौन सा ग्लेशियर पढ़ा था? कीर्ति ग्लेशियर। वो कहाँ है? वो भी उत्तरकाशी में। मंजियाली का सूर्य मंदिर, वो भी उत्तरकाशी में। जेलंग पर्वत शिखर उत्तरकाशी में। चलिए, यूपी सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? यूपी सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की 1967 में की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना। गौरा देवी को वृक्षमित्र पुरस्कार कब मिला? 1986 में। गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, और कहाँ की थी ये? रैणीगांव चमोली की थी। इनको कब मिला ये वृक्षमित्र पुरस्कार? कब मिला? 1986 में। चलिए, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? कर्मांत। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की इकाई को क्या कहते हैं? कर्मांत। उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना कब हुई? 2002 में। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? 2002 में। गोरखों के समय में शुभ अवसरों पर दिया जाने वाला या शादी के समय दिया जाने वाला कर क्या था? टीका भेंट। टीका भेंट कब दिया जाता था? गोरखों को दिया जाता था शुभ अवसरों पर, और जो शादी के समय भेंट दी जाती थी, टीका भेंट। और गोरखा काल के दौरान पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी भूमिकर था। गोरखों के दौरान पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी भूमिकर था। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया? 4 अप्रैल 2016। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया? 4 अप्रैल 2016। मोलाराम को 60 गांव दान दिए किसने? जयकृत शाह ने। मोलाराम को 60 गांव दान दिए किसने? जयकृत शाह ने। मोलाराम ने दानवीर कर्ण ने कहा है किसको? रणजोर सिंह थापा को। मोलाराम ने दानवीर कर्ण ने कहा है किसको? रणजोर सिंह थापा को। मोलाराम को 60 गांव दान किसने दिए थे? देखिए, 60 गांव दान दिए जयकृत शाह ने, लेकिन मोलाराम ने दानवीर कर्ण ने किसको कहा है? रणजोर सिंह थापा को, ठीक है। चलिए, रणबीर सेना का गठन किसने किया? हेनरी रैमजे ने। कब किया? 1857 की क्रांति के दौरान। और 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? हल्द्वानी पर। क्यों पड़ा था? जो कालू मेहरा है चंपावत के बिशुंग गांव के, उन्होंने क्रांतिवीर नामक सेना का गठन किया था वाजिद अली शाह, यानी कि जो अवध के नवाब थे, उनकी प्रेरणा से। तो उसके बाद ये लोग हल्द्वानी पर अधिकार कर लेते हैं। 17 सितंबर को हल्द्वानी को घेर देते हैं और 1000 क्रांतिकारी हल्द्वानी को घेर देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। 18 सितंबर को ही अंग्रेज़ों का फिर से हल्द्वानी पर अधिकार हो जाता है। तो इस समय रणवीर सेना का गठन करते हैं हेनरी रैमजे। और तब हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर थे। कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर कौन थे तब? बकेट। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैमजे ने मैक्सवेल को भेजा था कहाँ? दिल्ली, हल्द्वानी भेजा था, दमन हेतु। जो अभी हमने कहानी बताई थी उसी का एक हिस्सा है। और हल्द्वानी किसको भेजा था? रैमजे ने मैक्सवेल को भेजा था, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किससे संबंधित है? उत्तराखंड की भोटिया जनजाति कब मिला था इनको? लोकर समिति कब आई थी? 1965 में। इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1967 में। 1967 में इन्होंने 5 जातियों को जनजातियों का
दर्जा दिया था। उनमें से 2 जनजाति थी जिनको आदिम जाति का दर्जा प्राप्त था, राजी और बोक्सा। तो और जो भूटिया जनजाति है वो किससे संबंधित मानी जाती है? मंगोलाइट से, यानी कि तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रण मानते हैं इनको। तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रण मानते हैं किनको? भोटियों को। लेकिन भोटिया खुद को क्या मानते हैं? खस राजपूत। भोटिया खुद को क्या मानते हैं? खस राजपूत मानते हैं। भोटिया लोग अपने मतलब आवाज़ को बदलते रहते हैं। ये इनको अर्ध घुमंतु जाति बोलते हैं। अर्ध घुमंतु जाति बोलते हैं क्योंकि ये गर्मियों में कहीं और चले जाते हैं, सर्दियों में दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है, ये गर्मियों में जो रहते हैं जहाँ पे, उसको कहते हैं मैत। और इनका शीतकालीन आवास होता है गुंडा या मुंशा। शीतकालीन आवास होता है भूटिया लोगों का गुंडा या मुंशा, और इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है मैत। ये स्वयं को क्या बोलते हैं? खस राजपूत। लेकिन भूटिया होते क्या हैं? मतलब भूटियों को वैसे माना जाता है मंगोलाइट, यानी कि तिब्बती और मंगोलियन जाति का मिश्रण माना जाता है। भूटियों में एक प्रथा प्रचलित है जिसे कहते हैं रंगभंग प्रथा या युवाग्रह प्रथा। रंगभंग प्रथा या युवाग्रह प्रथा किसमें प्रचलित है? भूटियों में। और टुंडाखार प्रथा, ये भी भूटियों में प्रचलित है। टुंडाखार प्रथा, रंगभंग प्रथा भूटियों में प्रचलित है। कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव कौन मनाते हैं? भूटिया लोग मनाते हैं। 12 साल के बाद मनाया जाता है कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तुबेरा बाजू तिमली। तुबेरा बाजू तिमली भूटियों के लोकगीत हैं। भूटियों के लोकगीत है तुबेरा बाजू तिमली। और एक भूटियों की उपजाति होती है जाड़। जाड़ भूटिया कहते हैं इनको। जाड़ भूटियों के त्यौहार होते हैं लौसर और शूरगेन त्यौहार होते हैं जाड़ भूटियों के। जाड़ भूटिया खुद को जनक के वंशज मानते हैं। जाड़ भूटिया खुद को जनक के वंशज मानते हैं। और जाड़ भूटियों की भाषा होती है रोम्बा। जाड़ भूटियों की भाषा होती है रोम्बा। चलिए, अभी ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। शीतकाल में श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति सांकेतिक रूप से स्थानांतरित की जाती है। कहाँ की जाती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजा होती है श्री बद्रीनाथ जी की। और नरसिंह मंदिर किसने बनाया था? बसंत देव ने। बद्रीनाथ मंदिर कौन से पर्वतों के बीच में घिरा है? नर और नारायण पर्वत के बीच में। कब खुलते हैं कपाट? अप्रैल में खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? नवंबर में। बंद होने पर कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है और मूर्ति को सांकेतिक रूप से स्थानांतरित कर देते हैं नरसिंह मंदिर में। ठीक है, चलिए। और जो इनकी चतुर्मुखी मूर्ति है, बद्रीनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, वो योगदान बद्री में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, चलिए। जौनसार का हनौल मंदिर। जौनसार का जो हनौल मंदिर है, ये किसको समर्पित है? ये महाशु देवता को समर्पित है। महाशु, ये महाशिव ये शिव जी को महाशु के रूप में पूजते हैं। कौन? जौनसारी लोग। और जो हनौल मंदिर है, कौन सी वास्तुशैली में बना है? मूल वास्तुशैली में बना है जौनसार का हनौल मंदिर। अब पढ़ते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आई? 1 जून 2002 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आई? 1 जून 2002 को। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ये 2/18 गढ़वाल राइफल के जवान थे और पेशावर कांड के नायक कहा जाता है इनको। ये पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। इनको कैप्टन रिकेट ने आदेश दिया था। जो अफगान थे, अफगान वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश दिया जाता है कैप्टन रिकेट की तरफ से कि अफगानों पर गोली चला दी जाए। लेकिन ये अफगानों पर गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। ये बोलते हैं गढ़वाली सीज फायर, यानी कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा। तो इस चक्कर में इनको जेल हो जाती है 11 वर्ष की। फिर इसके बाद जो इनका केस होता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, इनका केस लड़ते हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल लड़ते हैं। और 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी पेशावर कांड की।
पेशावर में हुई थी। तो इस कारण 23 अप्रैल को गढ़वाली दिवस मनाए जाते हैं। 23 अप्रैल को गढ़वाली दिवस पूरे देश में मनाने की घोषणा की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। और जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे ये मूल रूप से पौड़ी के थे। 1891 में इनका पौड़ी में जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली, इनको जो गढ़वाली टाइटल था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रेरणा स्रोत थे भजन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया? गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के 4 धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। जो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर है वो बनाया था गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने। कब बनाया था? 1807 में। तो जब गंगोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? मुखवा के मार्कंडेय मंदिर में। मुखवा के मार्कंडेय मंदिर में गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। तो जो मुखवा है, मुखवा को गंगा माता का मायका भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इनकी शीतकालीन पूजा होती है। गंगोत्री पहुँचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? गंगोत्री कौन पहुँचा था सबसे पहले? फ्रेजर नाम का एक अंग्रेज था। 1816 में ये पहुँचा था गंगोत्री। इससे पहले कोशिश की थी एक अंग्रेज, रैपर नाम का अंग्रेज था 1808 में, लेकिन ये नहीं पहुँचा। रैपर ये नहीं पहुँचा वहाँ। चलिए, जो 4 धाम है उत्तराखंड के, उनकी यात्रा का क्रम क्या है? पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुना गंगा की बहन करके याद कर सकते हैं। यमुना गंगा की बहन, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चलिए, अब एक रचना है, रात अब भी मौजूद है। रात अब भी मौजूद है, ये किसने लिखी थी? ये रचना किसने की थी? लीलाधर जगूड़ी। ये गढ़वाली रचनाकार हैं। गढ़वाली यानी कि टिहरी के हैं। लीलाधर जगूड़ी कहाँ के हैं? टिहरी के हैं। रात अब भी मौजूद है, इन्होंने ये रचना की थी। इन्होंने और भी रचनाएं की थी, जैसे अनुभव के आकाश में चाँद, और जितने लोग उतने प्रेम, महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, नाटक जारी है, शंखमुखी, शिखरों पर। ये सारे रचनाएं किनकी हैं? लीलाधर जगूड़ी जी की। लीलाधर जगूड़ी थे मूल रूप से टिहरी के। 1954 में इनका जन्म होता है टिहरी के धनगल गांव में। टिहरी के धनगल गांव में जन्म होता है लीलाधर जगूड़ी का। और इनकी जो रचना थी अनुभव के आकाश में चाँद, अनुभव के आकाश में चाँद, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 1997 में। जितने लोग उतने प्रेम, ये भी इनकी रचना है। इसके लिए 2018 में इनको व्यास सम्मान दिया जाता है। लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान कब मिला? 2018 में। कौन सी रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और लीलाधर जगूड़ी को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इनको पद्मश्री से कब नवाजा गया? 2004 ईस्वी में। चलिए, और इनकी बाकी रचना एक बार फिर से देखते हैं। महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, इस यात्रा में, नाटक जारी है, शंखमुखी, शिखरों पर। ये सारे किसकी रचनाएं हैं? लीलाधर जगूड़ी जी की। कहाँ के थे? धनगल गांव, टिहरी के। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई? 7 जुलाई 2016 से। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ हुई? 7 जुलाई 2016। कहाँ से हुई थी? हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से नमामि गंगे योजना प्रारंभ हुई 7/7/2016। 7/7 यानी कि 7 जुलाई 2016 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और देखिए, स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू हुआ था? 17 दिसंबर 2009 को। इस दिन, और इसलिए 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। स्पर्श गंगा अभियान शुरू हुआ था 17 दिसंबर 2009 को, इसलिए 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1985 में वाराणसी में। गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1985 में वाराणसी में।
एक बार इनको फिर से देखते हैं। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी? 7/7/2014 यानी कि 7 जुलाई 2016 7 जुलाई 2016। गंगा ये ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009। स्पर्श गंगा अभियान 2009 17 दिसंबर। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर। गंगा एक्शन प्लान 1985 वाराणसी में। ठीक है, ये गंगा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं मोलाराम चित्रकार का पारिवारिक पेशा क्या था? सुनार। मोलाराम चित्रकार थे स्वयं, और इनका जो पारिवारिक पेशा था सुनार था। सुनार थे ये लोग। मोलाराम जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जैसे गढ़वाल पेंटिंग मुकंदीलाल की है, लेकिन जैसे मोलाराम, मयंक मुखी, ये सब बहुत सारे इनके चित्र हैं। चलिए, अंगाली मठ कहाँ है? टिहरी में। अंगाली मठ, अंगाली नाम का एक मठ है, कहाँ है? टिहरी में। अंगाली मठ कहाँ है? टिहरी में। उजली होली या अनेरी होली कौन खेलते हैं? थारू जनजाति। उजली होली या अनेरी होली कौन खेलते हैं? थारू जनजाति। थारू जनजाति का एक नृत्य था, क्या था? लहचारी नृत्य। लहचारी नृत्य क्या था? थारू जनजाति। और झुमड़ा क्या था? इनका नृत्य गीत था। झुमड़ा क्या था? थारू का नृत्य गीत था। चलिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध यानी कि आंग्ल गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1814 में। कारण क्या था? गोरखपुर का बुटवल प्रांत जो गोरखों ने अंग्रेजों से छीन दिया था। जब 1814, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको मोइरा भी कहा जाता है। इसको मोइरा भी कहा जाता है। नवंबर 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर था, इसने क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दी। गोरखों ने अंग्रेजों के बुटवल प्रांत पर अधिकार किया था, क्योंकि गोरखों ने अंग्रेजों के बुटवल प्रांत में अधिकार कर लिया था। कहाँ था ये? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में था। तो उसके बाद 1814, नवंबर 1814 में लॉर्ड मोइरा युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और लॉर्ड मोइरा 4 सेनाएं भेजते हैं। लॉर्ड मोइरा 4 सेनाएं भेजते हैं, जिनके 4 जनरल नेतृत्व करते हैं। 4 सेनाओं के 4 नेतृत्वकर्ता जनरल थे। अब हम उन चारों के जनरलों के नाम देखेंगे। पहला जनरल था जनरल J.S. वुड। जनरल J.S. वुड गोरखपुर में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जनरल J.S. वुड ने गोरखपुर में सेना का नेतृत्व किया। दूसरे जनरल थे जनरल जिलेस्पी। इन्होंने देहरादून के खलंगा या नाला पानी में सेना का नेतृत्व किया। और एकमात्र यही थे जनरल जिलेस्पी जो युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं, युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, जनरल जिलेस्पी। फिर थे जनरल ऑक्टरलोनी। तीसरे थे जनरल ऑक्टरलोनी। इन्होंने पश्चिमी भाग से नेपाल पर आक्रमण किया था। जनरल ऑक्टरलोनी ने पश्चिमी भाग से नेपाल पर आक्रमण किया था, यानी कि हिमाचल की साइड से इन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया। और ऑक्टरलोनी को इन चारों जनरलों में से सबसे ज़्यादा योग्यतम बताया जाता है। किसको? ऑक्टरलोनी को। और मारे कौन गए? जिलेस्पी। और चौथे थे जनरल मार्ले। जनरल मार्ले ने काठमांडू पर हमला किया। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी। इस पर हमला करने वाले कौन थे? जनरल मार्ले। तो चारों के चारों जनरल कौन थे? जनरल J.S. वुड गोरखपुर, जिलेस्पी देहरादून, ऑक्टरलोनी पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी भाग हिमाचल से आक्रमण, और जनरल मार्ले इन्होंने काठमांडू पर हमला किया। फिर उसके बाद क्या होता है? 27 अप्रैल 1815 को संधि होती है। 27 अप्रैल 1815 को। नवंबर 1814 में घोषणा कर देते हैं हेस्टिंग्स। फिर इनका युद्ध होता है, और 27 अप्रैल 1815 को संधि होती है। किसके बीच में होती है संधि? गार्डनर और बमशाह के बीच में। गार्डनर और बमशाह के बीच में होती है संधि। गार्डनर कौन थे? पहले कुमाऊं कमिश्नर जो 1815 के दौरान कमिश्नर थे, तो इनके बीच में और बमशाह के बीच में संधि होती है। दिसंबर 1815 में फिर से संधि होती है। अभी दिसंबर 1815 में फिर से संधि होती है, जिसकी पुष्टि नेपाल करता है। तो यहाँ पर कौन जाता है? नेपाल नरेशों के राजपुरोहित गजराज मिश्र जाते हैं। नेपाल नरेशों के जो राजपुरोहित थे गजराज मिश्र, उनके और कर्नल ब्रेडशॉ के बीच में ये संधि होती है दिसंबर में 1815 में। लेकिन नेपाल इसको नहीं मानता है, तो उसके बाद फिर से युद्ध होता है। उसकी पुष्टि फिर उसके बाद 4 मार्च 1816
4 मार्च 1816 को संगोली बिहार की संधि होती है। 4 मार्च 1816 को संगोली बिहार की संधि होती है। फिर उसके बाद ये गोरखे यहाँ से चले जाते हैं नेपाल को, फिर पूरा अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशूजन का शासन था। त्रिशूजन, वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशूजन का शासन था। 5 जन थे वैदिक काल में, अनु, यदु, त्रिशु, तुर्वसु करके, और ये तो इनमें से उत्तराखंड में त्रिशु का शासन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? यशवंत सिंह कटोच ने। झालीमाली देवी, इनका जो मूल निवास है चंपावत माना जाता है। इनकी जो पूजा पद्धति है इसका पता लगाया था यशवंत सिंह कटोच ने। इनका कोई मंदिर नहीं है, बस इनका वो मतलब इनको बस ऐसे ही पूजा जाता है। हमेल क्या है? हमेल है सिक्कों के बनी माला जिसको गले में पहनते हैं। सिक्कों से बनी हुई माला, जैसे माला है सिक्कों से बनी होती है, सिक्कों से, तो उसको बोलते हैं हमेल। चलिए, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तारीख-ए-मुबारक शाही से। तारीख-ए-मुबारक शाही से कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1887 में अल्मोड़ा के शीतला खेत के यहाँ खूट गांव के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था गोविंद बल्लभ पंत जी का। पंत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बाद में राजनीति में भी खूब योगदान रहा इनका। तो 1946 में ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने। यूपी के फर्स्ट सीएम कौन बने? जीबी पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत यूपी के फर्स्ट सीएम बने 1946 में। 1955 में इनको भारत का गृह मंत्री बनाया गया। गोविंद बल्लभ पंत जी को 1955 में भारत का गृह मंत्री बनाया गया। 46 में सीएम बने थे यूपी के, 55 में गृह मंत्री बनाया गया इनको, गोविंद बल्लभ पंत जी को। और 1957 में इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में। अब तक उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कब मिला था? 1957 में। और इनका निधन हो जाता है 1961 में। 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन हो जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत जी के निधन पर नेहरू जी क्या कहते हैं? हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। नेहरू जी कहते हैं हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। किसके लिए? गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु के पर। चलिए, टिहरी के परमार वंश का 55वां राजा कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी के परमार वंश का 55वां राजा कौन था? सुदर्शन शाह। और अगर टिहरी रियासत का पहला राजा बोलेंगे तो सुदर्शन शाह, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह की मदद की थी, लेकिन उसके बाद सुदर्शन शाह से इन्होंने 7 लाख या 9 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन सुदर्शन शाह उन्हें दे नहीं पाए। तो इन अंग्रेज़ों ने बाकी अलकनंदा के पूर्वी भूभाग पर पूरा अधिकार कर लिया और पश्चिमी भाग इनको दे दिया सुदर्शन शाह को, जो टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। फिर ये परमार वंश की राजधानी टिहरी चली जाती है। तो टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह को माना जाता है। और अगर क्रम वाइज देखेंगे तो ये 55वें राजा होते हैं। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था 1 अप्रैल 2001 को। विशेष राज्य का दर्जा, इसमें क्या होता है कि जो केंद्र से हमको अनुदान राशि मिलती है, केंद्र से जो हमको पैसा मिलता है उसमें 90% नगद और 10% वैसे मिलता है। ठीक है, चलिए, और नगाड़े खामोश हैं। अब हम पढ़ेंगे गिरीश तिवारी गिरदा जी के बारे में। गिरीश तिवारी गिरदा, इनका जन्म होता है 1945 अल्मोड़ा में। गिरीश तिवारी गिरदा, इनका जन्म होता है 1945 अल्मोड़ा में। इनकी कुछ रचना, इनका जो मूल नाम है गौरीदत्त पांडे, इनका मूल नाम है इनका नाम है गिरीश तिवारी गिरदा। और इन्हीं के जैसा मिलता जुलता एक नाम है गौरदा, उनका नाम है गौरीदत्त पांडे। गौरदा अलग है, गिरदा अलग है, दोनों के दोनों क्या हैं? रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए, नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, थैंक यू मिस्टर ग्लैंड,
हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, ये किसकी रचनाएं हैं? गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा की। कौन कौन सी रचनाएं थी गिरदा की? नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, थैंक यू मिस्टर ग्लैंड, हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? गिरदा की। एक लोक गायक थे झुसिया धमाही, झुसिया धमाई करके नाम था उनका, झुसिया धमाई। झुसिया धमाई पर शोध कार्य करने का श्रेय भी किनको जाता है? गिरदा जी को जाता है, गिरदा को जाता है। गिरदा ने बहुत सारे सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत लिखे थे। जैसे उन्होंने जंगलात वगैरह इन सब के विरोध में भी बहुत सारे गीत लिखे। और चलिए अब पढ़ेंगे हम मूलिंगला दर्रा। मूलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। मूलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में और कौन कौन से दर्रे हैं? थांगला, नेलंग, साकचोकला। थांगला, नेलांग, साकचोकला, मूलिंगला। तो 4 दर्रे हैं किन किन के बीच में? उत्तरकाशी और तिब्बत, यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत को या भारत और चीन को जोड़ने वाले 4 दर्रे जो उत्तरकाशी की तरफ से जोड़ते हैं, वो 4 दर्रे हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। थांगला, मूलिंगला, नेलंग, साकचोकला। थांगला, मूलिंगला, नेलंग, साकचोकला। चलिए आसन बैराज। आसन बैराज है देहरादून में। आसन बैराज है देहरादून में। आसन नदी पर बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आसन बैराज। आसन नदी है जो, आसन नदी है यमुना की सहायक नदी। आसन यमुना की सहायक नदी है। आसन और यमुना कहाँ पर मिलती है? इनका संगम होता है रामपुर मंडी में, देहरादून में। ठीक है, रामपुर मंडी के निकट देहरादून में इनका संगम होता है। और आसन बैराज बना कब था? 1967 में बना था। 1967 में बना था। तो आसन बैराज को कंजर्वेशन रिजर्व कब घोषित किया गया? 2005 में। 2005 में आसन बैराज को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। और 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। किसको? आसन बैराज को। आसन बैराज बना कब? 1967 में। 2005 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित और 2020 में रामसर साइट घोषित। 2020 में रामसर साइट, 2005 में कंजर्वेशन रिजर्व और बना 1967। चलिए अब जाते हैं हम जागेश्वर। जागेश्वर मंदिर ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, जागेश्वर मंदिर ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ है? जागेश्वर। इसमें है 124 मंदिर समूह। 124 मंदिर समूह है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और जागेश्वर का निर्माण किसने कराया था? कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने जागेश्वर का निर्माण कराया था। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। 4 धाम कौन थे? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और 5वां धाम किसको माना जाता है? जागेश्वर को। और जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? यानी कि जागेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। और जागेश्वर का सबसे बड़ा या विशाल बोलेंगे मंदिर कौन है? दिनदेश्वरा। जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर, सबसे विशाल मंदिर दिनदेश्वरा मंदिर। और जागेश्वर में जो लकुलीश और नटराज की मूर्तियों का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण देव ने। जागेश्वर में लकुलीश व नटराज मूर्तियों का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण देव ने। कौन था ये? कत्यूरी राजा। और जागेश्वर का जो मुख्य मंदिर है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर से हमको 2 चंद राजाओं की मूर्तियां भी मिली हैं। उन चंद राजाओं के नाम क्या हैं? दीपचंद और त्रिमल चंद। दीपचंद और त्रिमल चंद की मूर्तियां मिली हैं कहाँ से? जागेश्वर के मुख्य मंदिर से। निर्माण कराया था कत्यूरी शासक शालिवाहन देव ने। और जागेश्वर में लकुलीश और नटराज मूर्तियों का निर्माण किसने कराया? इष्टगण देव ने। सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय, सबसे विशाल दिनदेश्वरा। और जागेश्वर कौन सी नदी के तट पर है? जटा गंगा। ठीक है, जटा गंगा नदी के तट पर है जागेश्वर। चलिए अब पढ़ेंगे शंकर गुफा। शंकर गुफा कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी में। शंकर गुफा कहाँ है? देवप्रयाग टिहरी। और अगर शंकर मठ बोलेंगे तो ये कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी। शंकर मठ कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी। शंकर गुफा है देवप्रयाग टिहरी। देखिए गुफा देवप्रयाग, गुफा है देवप्रयाग टिहरी में। और शंकर मठ कहाँ है? पौड़ी। मठ कहाँ है? पौड़ी, श्रीनगर पौड़ी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जो बद्रीनाथ धाम है उसके आसपास कुछ गुफाएं हैं, उनके नाम करेंगे। मुचकुंद गुफा। मुचकुंद गुफा कहाँ है? ये भी बद्रीनाथ के पास है।
ब्यास गुफा है बद्रीनाथ के पास, गणेश गुफा है, स्कंद गुफा है और गरुड़ गुफा है। 5 गुफाएं हैं, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और मुचकुंद गुफा। फिर से बोलेंगे, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, मुचकुंद गुफा। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, मुचकुंद गुफा। ये कहाँ है? बद्रीनाथ के पास में है। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न। जो बोक्सा है, बोक्सा ये क्या थी? ये आदिम जनजाति का दर्जा मिला था इसको कब? 1981 में। 1981 में मिला था ना आदिम जनजाति का दर्जा। तो जो बोक्सा है इनके त्यौहार हैं होगन, ढैलिया, गोत्रे। होगन, ढैलिया, गोत्रे किसके त्यौहार हैं? बोक्सा जनजाति के। बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं होगन, ढैलिया, गोत्रे। होगन, ढैलिया, गोत्रे बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। और इनका एक सबसे प्रसिद्ध क्या है? चैती मेला। चैती त्यौहार है, चैती मेला किनका है? ये भी बोक्सा का। और जो बोक्सा जनजाति है इनमें जादू टोना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बोक्सा जनजाति में जादू टोना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो बोक्सा हैं इनके ग्राम देवता साकरिया देवता हैं। साकरिया देवता क्या हैं? बोक्सों के ग्राम देवता। और इनकी ग्राम देवी है खाड़ी देवी या खेड़ी देवी। बोक्सों की ग्राम देवी कौन है? खाड़ी देवी या खेड़ी देवी। और ग्राम देवता कौन है? साकरिया देवता। ठीक है। और बोक्सों में जादू टोना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बोक्सों में जादू टोना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, जो बोक्से थे सर्वप्रथम ये सबसे पहले बसे थे 16वीं सदी में। 16वीं सदी में बसे थे चंपावत के बनबसा क्षेत्र में। चंपावत का बनबसा क्षेत्र है नीचे जहाँ पर बनबसा बैराज है। फिर उसके बाद ये बनबसा बैराज, फिर यहाँ से शारदा नहर निकलती है और फिर यहाँ से महाकाली ये नेपाल को चली जाती है। तो बनबसा क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर चंपावत के लास्ट एकदम दक्षिण साइड पे बसे थे बनबसा क्षेत्र में बोक्से। और जो बोक्से देहरादून में रहते हैं, देहरादून में रहने वाले बोक्सों को महर बोक्सा कहा जाता है। देहरादून में रहने वाले बोक्सों को महर बोक्सा कहा जाते हैं। कंडाली उत्सव या किरजी उत्सव पढ़ा था अभी हमने, कौन बनाते हैं? भूटिया। कितने सालों बाद आयोजित होता है? 12 सालों बाद। ठीक है। हरिद्वार का नाम मायापुरी कहाँ पर लिखा हुआ है? हरिद्वार का नाम मायापुरी है करके कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के कौन से खंड में होगा? देखिए, हरिद्वार गढ़वाल मंडल का भाग है, तो गढ़वाल मंडल के बारे में किसमें है? केदार खंड में। और अगर कुमाऊं मंडल की बात होती तो उसका वो होता मानस खंड में। ठीक है। चलिए, और जो माया देवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है हरिद्वार का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। हरिद्वार का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? माया देवी मंदिर। और हरिद्वार की अधिष्ठी देवी कौन है? माया देवी। हरिद्वार के अधिष्ठी देवी कौन है? माया देवी। और इनका सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? माया देवी मंदिर। यमुना और मोरदगाड़, यमुना या मोरदगाड़ जिनको रिखवाड़ भी कहते हैं, इन नदी का संगम कहाँ होता है? लाखा मंडल। मतलब संगम नहीं, जो इन नदी के संगम पर, हाँ, इन नदी के संगम पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्थापित है वो है लाखा मंडल। लाखा मंडल इसको मूर्तियों का भंडार भी कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे शिवलिंग मिलते रहते हैं। अगर ज़मीन की खुदाई होती है तो फिर से शिवलिंग मिल जाते हैं। तो यहाँ 2-3 मुख्य शिवलिंग हैं, कोई एक द्वापर युग का भी है और त्रेता युग का भी है। तो इन शिवलिंगों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये लाखा मंडल कौन सी नदियों के संगम पर है? यमुना, मोरदगाड़ या रिखवाड़। यमुना, मोरदगाड़ या रिखवाड़ के संगम पर लाखा मंडल स्थित है। और इसी लाखा मंडल से हमको राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी मिलता है, जिससे हमको यदुवंश की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, अब पढ़ेंगे लधिया नदी। लधिया नदी क्या है? लधिया नदी काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। लधिया नदी सहायक नदी है काली की, और काली में मिलने वाली अंतिम नदी है लधिया। कहाँ पर होता है काली और लधिया का संगम? चूका नामक स्थान पर। चूका नामक स्थान पर कहाँ है ये स्थान? चंपावत में। चंपावत के चूका नामक स्थान पर लधिया और काली का संगम होता है। चलिए, अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार हम कुछ तथ्य देखेंगे जिनको ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर देखेंगे तब कितनी थी? 18.81%। 18.81 करके याद कर लीजिए। 18.81% थी उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर 2011 के अनुसार। और उत्तराखंड पूरे देश में 18वें स्थान पर था 10 की वृद्धि दर में। उत्तराखंड पूरे देश में 18वें स्थान पर था। चलिए, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर
कहाँ 2011 के अनुसार कहाँ हुई थी, कौन से ज़िले में हुई थी उत्तराखंड के? ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर हुई थी। कितनी हुई थी? 33%, 33.5%, 33.5% हुई थी 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर में। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई थी? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल की जो 10 की वृद्धि दर थी वो बढ़ने के बजाय कम हो गई थी, ये निगेटिव में चली गई थी, ये थी -1.41%, -1.41%। और अल्मोड़ा की भी निगेटिव में थी, इसकी थी 1.32%, ये भी माइनस में थी, माइनस का 1.32% अल्मोड़ा की। और ओवरऑल अगर उत्तराखंड की देखेंगे तो कितनी थी? 18.81%। देश में इसका स्थान था 18वां। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थी ऊधम सिंह नगर की, कितनी थी? 33.5%। सबसे कम थी पौड़ी की, -1.41। उसके बाद थी सबसे कम में अल्मोड़ा की, -1.32%। चलिए अब देखेंगे 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व। जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या को बोलेंगे जनघनत्व। वहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से होता है। तो इसमें उत्तराखंड की जनसंख्या थी 189। उत्तराखंड का जनघनत्व था 189, जो देश में 25वां था। देश में 25वां स्थान था जनघनत्व के मामले में हमारा, ठीक है। उत्तराखंड का स्थान था देश में 25वां। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका रहा? हरिद्वार का। कितना रहा? 801। सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका? हरिद्वार का। कितना? 801। और सबसे कम था उत्तरकाशी का, इनका था 41। सबसे कम जनघनत्व किसका था? उत्तरकाशी का 41। सबसे ज़्यादा था हरिद्वार का 801। फिर लिंगानुपात भी देखेंगे। लिंगानुपात, उत्तराखंड का लिंगानुपात था 963, यानी कि 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963, यानी कि कितनी की कमी है? 37 पुरुष यहाँ अब भी कम है, ठीक है। और देश में हमारा स्थान कितना है? 13वां स्थान। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कितना देश में कौन से नंबर पे है? 13वां। और जनघनत्व के स्थान में 25वां था, और 10 की वृद्धि दर में 18वां था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? अल्मोड़ा में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? अल्मोड़ा में। कितना है? 1139। और सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ का लिंगानुपात है? हरिद्वार। यहाँ का है 880 लिंगानुपात। कहाँ का? हरिद्वार का। अल्मोड़ा का 1139 सबसे ज़्यादा। देश में लिंगानुपात में हम कौन से नंबर पे है? 13वें नंबर पे। ओवरऑल कितना है लिंगानुपात? सॉरी, ये मैं जनघनत्व 189 है, लिंगानुपात 963, ठीक है। चलिए अब देखेंगे उत्तराखंड की साक्षरता दर। उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82%। उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%। साक्षरता दर में उत्तराखंड देश में 17वें स्थान पर है। देश में उत्तराखंड का स्थान 17वां है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक हो गया। और पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 13वें नंबर पे है, और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 20वें नंबर पे है। चलिए अब हम पढ़ेंगे KMVN GMVN के बारे में, कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये बने थे 1976 में, लेकिन उससे पहले हमको एक दो निगम और पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं से बाद में इन दोनों का अलग अलग, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, इनका गठन होता है। पर्वतीय विकास विभाग बनाया था, अभी हमने पहले पढ़ा था। पर्वतीय विकास विभाग यूपी सरकार ने बनाया था 1967 में। 1967 में पर्वतीय विकास विभाग बनाया। फिर पर्वतीय विकास विभाग को परिषद बना दिया। पर्वतीय विकास परिषद बनी थी 1969 में। 1969 में, यानी कि गांधी जी के ठीक 100वीं वर्षगांठ में पर्वतीय विकास परिषद बनी थी। उसके बाद बनता है पर्वतीय विकास निगम। पर्वतीय विकास निगम बनता है 1971 में। 1971 में बनता है पर्वतीय विकास निगम। फिर उसका विभाजन हो जाता है, पर्वतीय विकास निगम का विभाजन हो जाता है 1976 में। पर्वतीय विकास निगम यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम में। कुमाऊं मंडल विकास निगम ये बनता है 30 मार्च 1976 को। 30 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम बनता है, और 31 मार्च 1976 को बनता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक हो गया। 30 मार्च 1976 कुमाऊं मंडल विकास निगम, 31 मार्च 1976 गढ़वाल मंडल विकास निगम। पर्वतीय विकास निगम बना था 1971 में। पर्वतीय विकास परिषद बना था
1969 में, 69 में। और पर्वतीय विकास विभाग बना था 1967 में। पर्वतीय विकास विभाग 1967, पर्वतीय विकास परिषद 1969 में, पर्वतीय विकास निगम 1971 में, और इनका विभाजन हो जाता है 1976 में। चलिए, ये थी KMUN और GMUN से रिलेटेड जानकारी। अब हम पढ़ेंगे तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड ये हुआ था 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को हुआ था तिलाड़ी मैदान टिहरी में। तिलाड़ी मैदान टिहरी में हुआ था, इसलिए इसको तिलाड़ी कांड के नाम से जाना गया। इसको रवाई कांड भी कहते हैं, ठीक है। तिलाड़ी कांड, इसको रवाई कांड भी कहते हैं। तब टिहरी में था तिलाड़ी मैदान, तब कहाँ था? टिहरी में। लेकिन अब तिलाड़ी मैदान कहाँ है? उत्तरकाशी में है, क्योंकि उत्तरकाशी से टिहरी इनको अलग कर दिया था ना, ये राज्य बट गए थे, तो सॉरी ज़िले बट गए थे, तो उसके बाद ये अभी तिलाड़ी मैदान आता है उत्तरकाशी में। लेकिन जब कांड हुआ था तब तिलाड़ी मैदान टिहरी का हिस्सा था, ठीक हो गया, टिहरी रियासत का। और तिलाड़ी कांड में हुआ क्या था? तिलाड़ी कांड में ये वन अधिकारों से संबंधित था। यहाँ पर लोग वन अधिकारों की मांग के लिए एकत्रित हुए थे। लेकिन जो यहाँ पर जो दीवान था, दीवान चक्रधर जुयाल नाम है उसका, उसने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो जो चक्रधर जुयाल है दीवान, इसको बोलते हैं उत्तराखंड का जनरल डायर। उत्तराखंड का जनरल डायर बोलते हैं, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के समय पे उसने गोलियां चलवाई थी, तो उस समय भी बहुत सारा नरसंहार हुआ था। तो उसके बाद तो उसी की तरह इसने भी, जुयाल ने भी गोलियां चलवा दी, तो इसके कारण इसको उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं। चलिए, आप पढ़ते हैं भंगाड़ी युद्ध। भंगाड़ी युद्ध हुआ था 1888-89 में। 1888-89 में हुआ था भंगाड़ी युद्ध। ये हुआ था फतेह शाह, यानी कि पंवार राजा फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य। सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था भंगाड़ी युद्ध 1888-89 में। 1888-89 में हुआ था। और इसका विवरण कहाँ से मिला हमको? भंगाड़ी युद्ध का आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह की, सिख गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। इसमें इन्होंने भंगाड़ी युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। कब हुआ? 1888-89, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। चलिए आगे, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में, और फिर यही डिबेटिंग क्लब 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकालता है, ठीक है। और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1885 में। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1885 में। चलिए, अब पढ़ते हैं टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर टिहरी बांध। कहाँ है टिहरी नाम से ही पता चल रहा है टिहरी बांध पे कौन सी नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। इससे पहले जो टिहरी बांध है, इसको गणेश तीर्थ नाम से भी जाना जाता था। और ये, हाँ, तो टिहरी बांध के बारे में बाकी चीज़ें देखते हैं। टिहरी बांध को योजना आयोग ने मंजूरी दी थी 1972 में। 1972 में योजना आयोग ने मंजूरी दी थी टिहरी बांध के निर्माण को, और इनका काम शुरू हुआ था 1978 में। 1978 में, तो उस समय ये सिंचाई विभाग के पास था तब ये। लेकिन फिर उसके बाद THDC का गठन होता है। THDC, टिहरी हाइड्रो THDC कॉरपोरेशन करके है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऐसे करके, तो इसका गठन हो जाता है। फिर उसके बाद उसका सारा कार्यभार THDC के पास आ जाता है। और जो टिहरी बांध परियोजना थी, स्टार्टिंग में 600 मेगावाट की थी, केवल 600 मेगावाट की थी उस समय। फिर उसके बाद रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आते हैं, और फिर इनके साथ फिर मीटिंग होती है। जो 600 मेगावाट की परियोजना थी, वो उसको हम 3 गुना बढ़ा देते हैं, यानी कि 4 गुना बढ़ा देते हैं, यानी कि 2400 मेगावाट की परियोजना बना देते हैं इसको हम, 2400 मेगावाट की, ठीक है। तो ये टिहरी बांध के बारे में कुछ जानकारी थी। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर बसा है। और इसको जहाँ से फिर टिहरी को फिर, क्योंकि यहाँ पे बांध बना, तो जो लोग थे उनको विस्थापित करके नई टिहरी में स्थानांतरित किया गया। और अभी पुराना टिहरी ये सब
मतलब ये टिहरी बांध में समा गया। और टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर भी है। आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर और स्थानीय नाम सुमन सागर है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ ने जल समाधि ली थी, तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया? प्रजाबंधु समाचार पत्र था जो ये जयदत्त बेला ने संपादित किया। कब से हुआ? 1947 से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा से। प्रजाबंधु 1947 अल्मोड़ा से, जयदत्त बेला। प्रजाबंधु अल्मोड़ा से 1947 में, जयदत्त बेला। खसपुरा भाषा किससे संबंधित है? गोरख्याली से। खसपुरा भाषा संबंधित है गोरखों से। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर बंगाल से देहरादून स्थानांतरित कब किया गया? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र स्थित है। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में स्थित है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और कोटादून भी कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस किस के बीच में है? पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के बीच में है। पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के बीच में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बीच में कौन सा दून है? पाटलिपुत्र। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे डाक टिकट कब जारी हुआ? 1986 में। और जो जिम कॉर्बेट व्यक्ति जिनके नाम पर नेशनल पार्क का नाम है, उन पर डाक टिकट जारी हुआ था 1976 में। यानी कि जिम कॉर्बेट पे 1976 में जारी हुआ, नेशनल पार्क में 10 साल बाद यानी कि 1986 में जारी हो जाते हैं। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कहते हैं किसको? द दून स्कूल को। द दून स्कूल को भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास। स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। द दून स्कूल की स्थापना हुई 1935 में। संस्थापक सतीश रंजन दास। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है द दून स्कूल। चलिए, देहरादून स्थित प्राचीन चार सिद्ध कौन कौन से हैं? कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। देखिए, उत्तराखंड प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। उत्तराखंड प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। 1,86,292। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 है। और जो देश की जनसंख्या का मात्र 0.83% है। 0.83% है। चलिए, गणदेश पत्रिका किसने निकाली? गणदेश पत्रिका निकाली कृपाराम मिश्र ने। कब निकाली? 1926 में। कहाँ से? कोटद्वार से। गणदेश पत्रिका निकाली कृपाराम मिश्र ने 1926 में कोटद्वार से। 1926 में गणदेश पत्रिका कृपाराम मिश्र ने। 1938 में इन्हीं कृपाराम मिश्र ने हरिराम मिश्र के साथ मिलकर संदेश पत्र निकाला। संदेश पत्र किसने निकाला? कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र ने मिलकर 1938 में। उत्तराखंड का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? कत्यूरी साम्राज्य को। कत्यूरी राजाओं का साम्राज्य था, उसको उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहते हैं। संदेश पत्र कब आया? 1938 में। कृपाराम मिश्र, हरिराम मिश्र। और गणदेश पत्रिका 1926 में कोटद्वार से किसने निकाली? कृपाराम मिश्र ने। चलिए आगे, अब पढ़ेंगे हम ग्लोगी जल विद्युत प्लांट के बारे में। ग्लोगी जल विद्युत प्लांट कहाँ है? मसूरी में, यानी कि देहरादून। मसूरी में किस पे है? भट्टा फॉल पे। मसूरी में भट्टा फॉल है एक, उस पर निर्मित है। ये ग्लोगी जल विद्युत प्लांट बना था 1907 में। 1907 में था, जो उत्तर भारत का पहला पावर हाउस था। ग्लोगी जल विद्युत प्लांट था उत्तर भारत का पहला पावर हाउस था और भारत का दूसरा
भारत का दूसरा था, लेकिन उत्तर भारत का पहला पावर हाउस था ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। 1907 में बनना शुरू हुआ, 1909 से उत्पादन शुरू हो गया। और ग्लोगी जल विद्युत प्लांट को बिजली घर का दर्जा कब दिया गया? 1912 में। 1912 में दिया गया बिजली घर का दर्जा। चलिए अब पढ़ेंगे हम राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई। इसमें तीन अभयारण्यों को मिला के ये नेशनल पार्क बनाया गया। पहला मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य को मिलाया, राजाजी वन्यजीव बिहार को मिलाया और चीला वन्यजीव बिहार को संरक्षण अधिकृति को मिला के राजाजी नेशनल पार्क को बनाया गया। मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। राजाजी वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना हुई थी 1938 में और चीला की 1977 में। चीला वन्यजीव अभयारण्य की 1977 में। तो इन तीनों को मिला के बनाया गया राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार किन किन जिलों में है? देहरादून में है, पौड़ी में है, हरिद्वार में है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में है राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार। 3 जिलों में, यानी कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 820 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। राजाजी नेशनल पार्क का 820 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए 3 जिलों में फैला है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। लेकिन इसका हेडक्वार्टर तो होगा ना कहीं। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। राजाजी नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर है देहरादून में। और राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2015 में। राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2015 में। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर। शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा भी आती है, जो कि क्या है? काली की सहायक नदी है। गौरी गंगा भी आती है कहाँ से? मिलम से। काली का उद्गम भी कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर। काली का अगर पर्टिकुलर जगह बोलेंगे तो व्यास आश्रम कालापानी नामक स्थान से आती है काली नदी। और काली और गौरी का संगम कहाँ पर होता है? जौलजीबी में, जहाँ पर मेला भी लगता है। कब से स्टार्ट हुआ था मेला? 1914 से गजेंद्र बहादुर ने शुरू किया था। चलिए, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी कौन है? औषधि वैज्ञानिक है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी कौन है? औषधि वैज्ञानिक है। शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था? 1931, ये अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा यानी कि ये कहाँ के? बाड़ेछीना के। बाड़ेछीना। शैलेश मटियानी कहाँ के हैं? बाड़ेछीना के हैं, जहाँ लाखों डार है उसके आसपास। चलिए, और शैलेश मटियानी, इनके बारे में और चीज़ जानते हैं। विकल्प पत्रिका का संपादन किया था शैलेश मटियानी ने। विकल्प पत्रिका का संपादन किया था। और एक सांस्कृतिक पत्रिका थी जनपक्ष। सांस्कृतिक पत्रिका थी एक जनपक्ष। इसका संपादन भी किसने किया? शैलेश मटियानी ने। शैलेश मटियानी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? बोरीवली टू बोरीबंदर। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था बोरीवली टू बोरीबंदर। और इनके अन्य उपन्यास थे कबूतर खाना, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर। ये सारे किसके उपन्यास है? शैलेश मटियानी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कबूतर खाना, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर। ये सारे किसके उपन्यास हैं? शैलेश मटियानी के। मेरी पहली कहानी कौन सी है शैलेश मटियानी की? मेरी 33 कहानियाँ। शैलेश मटियानी की पहली कहानी है मेरी 33 कहानियाँ। महाभोज, 2 दुखों का एक सुख, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, ये सारी रचनाएं हैं शैलेश मटियानी की। महाभोज, 2 दुखों का एक सुख, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, ये सारी रचनाएं हैं शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी की निबंध संग्रह भी हैं। कागज की नाव, कभी कभार। कागज की नाव, कभी कभार किसके निबंध संग्रह हैं? शैलेश मटियानी की। एक बार फिर से देखेंगे। 1931 में जन्म होता है अल्मोड़ा में। विकल्प पत्रिका और सांस्कृतिक जनपक्ष पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की थी। पहला उपन्यास है बोरीवली टू बोरीबंदर और अन्य उपन्यास है कबूतर खाना, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर। पहली कहानी थी इनकी मेरी 33 कहानियाँ। अन्य कहानी है महाभोज, 2 दुखों का एक सुख, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें। निबंध संग्रह है कागज की नाव और कभी कभार। चलिए आगे। धूनीगढ़। धूनीगढ़ कहाँ का गढ़ है? धूनीगढ़ है कुमाऊँ का गढ़। धूनीगढ़ है कुमाऊँ का गढ़। धूनीगढ़ कुमाऊँ का गढ़ है। अगर गढ़वाल के गढ़ पूछेंगे तो गढ़वाल 52 गढ़ों से मिलके बना था ना गढ़वाल, तो उनमें ये धूनीगढ़ नहीं सम्मिलित होता है। ये कुमाऊँ का गढ़ है। ठीक है। चलिए, श्रीनगर स्थित अजय पाल का राजभवन क्षतिग्रस्त भूकंप।
मतलब भूकंप से कब क्षतिग्रस्त हुआ? श्रीनगर में जो अजयपाल का राजभवन था 1803 में जब भूकंप आता है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। और 1803 में ये 1804 में फिर ये गोरखे आक्रमण करते हैं इसी दौरान। नैनीताल में भारी भूस्खलन कब आया? 1880 में। नैनीताल में भारी भूस्खलन आया 1880 में। पहली बार भूकंप आया नैनीताल में 1867 में। 1867 में पहली बार भूकंप आया और तब कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। तब कमिश्नर थे कुमाऊं के हेनरी रैमजे। फिर हेनरी रैमजे 67 में जैसे ही भूकंप आता है तो वो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन करते हैं। हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाते हैं 1867 में। लेकिन फिर उसके बाद एक भीषण भूकंप आता है 1880 में। और आपदा का पहला प्रयास भी इसी को कहेंगे, इस हिल साइड सेफ्टी कमेटी को, जो बनाई थी हेनरी रैमजे द्वारा। अब पढ़ेंगे हम FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में स्थापना हुई थी और 2006 में इसने 100 वर्ष पूर्ण किए, यानी कि अपनी शताब्दी पूर्ण की। और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1991 में। चलिए नेक्स्ट, जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी, इसका उद्गम होता है थांगला दर्रे से। थांगला दर्रे से जाह्नवी नदी का उद्गम होता है और जाह्नवी और भागीरथी का संगम होता है भैरव घाटी में। भैरव घाटी में कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। ठीक है।